गुड इवनिंग। सेम इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम। पेपर 9 ओएम एंड एसएम में आज चैप्टर 4 करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो जो जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन रेड है मतलब रेड इंक से हाईलाइटेड है, सोच लीजिएगा वो एग्जाम में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको गलती से भी मत छोड़िएगा। ठीक है, देखिए ओएम और एसएम में मेन चीज क्या होता है, बच्चे लोग सब कुछ समझ जाते हैं, टीचर लोग सब पढ़ा देते हैं, सब कुछ समझ में भी आ जाता है बच्चों लोगों को। प्रॉब्लम ये होता है कि वो पॉइंट जो है वो याद नहीं रहता एग्जाम में, और उसी पॉइंट को मैं हाईलाइटेड किया हूं कि उस पॉइंट को याद रखना है, और सिंपल वे में बताया हूं। पॉइंट आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो ओएम एसएम पूरा एक चैप्टर याद हो जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ मेरा, यदि आपको सारा नोट्स और क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बोलना चाहता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हम क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बताऊंगे कि याद हो जाएगा, तो एक बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताया उसमें से 7 से 8 पॉइंट याद रखना, उससे ज्यादा याद रखना नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पहला ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमाइन करता है द रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग कस्टमर ऑर्डर। मतलब समझिए एक कस्टमर का ऑर्डर आया, ठीक है, 100 गुड्स बनाने के लिए, कोई भी गुड्स हम बनाते हैं, 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास ऑर्डर आया, तो ये डिटरमाइन करेगा कि उस जो 100 गुड्स बनाएंगे, जो फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, कितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल लगेगा, वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से पता चलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या चीज में हेल्प करता है, डिटरमाइन रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कितना रॉ मटेरियल का आपको क्वांटिटी चाहिए फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उस चीज को डिटरमाइन करता है। ये सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, हेल्पिंग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, मदद करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, हेल्पिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को मदद करता है मैन पावर प्लानिंग के लिए, मतलब कितना एम्प्लॉय को रखे, कि माने कैसे उसका प्लानिंग करे, कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो एचआरए डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉय हायर करता है, तो एम्प्लॉय हायर करने में ये मदद करता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम सिंपल सा है। देखिए मैं रिपीट करा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ये 3 पॉइंट अभी तक पढ़ा, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहला क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगेगा, तो मदद करता है रॉ मटेरियल का क्वांटिटी निकालने में, मैंने एक फाइनल गुड्स बनाने के लिए मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उस चीज में हेल्प करता है। दूसरा, ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को मदद करता है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को हेल्प करता है कितना एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। चौथा देखिए, सिंपल सा, आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट, कस्टमर का क्वेश्चन का आंसर करता है। यदि कस्टमर का प्रोडक्ट या ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका आंसर करेगा। सेल्समैन का कोई यदि कुछ क्वेरी है उसका ऑर्डर से, कस्टमर का ऑर्डर से, उसका क्वेरी करेगा। सिंपल सा 5 पॉइंट, एकदम एक बार याद सुनेंगे तो याद रहेगा। मदद करता है क्या चीज में, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है रॉ मटेरियल क्वांटिटी, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी निकालने में ये हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय हायर करने में मदद करता है। चौथा, आंसरिंग करता है कस्टमर को। पांचवा, आंसरिंग करता है सेल्समैन को। याद रखिएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरी होगा तो। अब देखिए 5 पॉइंट सिंपल था, उसके बाद देखिए सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, टू डिलीवरी क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर इन शेड्यूल टाइम, कस्टमर को हम क्वालिटी गुड्स, अच्छा गुड्स सही टाइम में दे पाए, उसमें हेल्प करता है ये। टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छा से यूटिलाइज कर पाए, प्रोडक्शन प्लानिंग के कारण वो भी होता है। टू इंश्योर ऑप्टिमम, टू इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए। याद रखिएगा, क्वालिटी गुड शेड्यूल टाइम में देना, ये इसके कारण होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है,
प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट 2 पॉइंट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट में हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट शेड्यूल टाइम में डिलीवर हो, और इंश्योर करता है कि माने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेन मशीन मटेरियल जो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका अच्छा से यूज हो सके। ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल में मेंटेन करने में हेल्प करता है कि इतना इन्वेंटरी रहे कि कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में फ्लेक्सिबल बनाता है। टू प्लान फॉर प्लांट कैपेसिटी फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, प्लान करता है कि प्लांट का फ्यूचर में कितना कैपेसिटी होगा उसका आज से प्लान कर देता है। टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करेगा। टू इंश्योर इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन, टू इंश्योर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, इंश्योर करता है इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है, इंश्योर करता है कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है, और टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट फॉर टोटल लिस्ट पर, मतलब अच्छा गुड्स बना पाएंगे कम दाम में, उसको हेल्प करता है। सिंपल सा 5 पॉइंट 7 पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। डिटरमाइन करता है कि कितना रॉ मटेरियल का क्वांटिटी लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करता है कॉस्ट कैलकुलेट करते समय। चौथा पॉइंट क्या है, क्वालिटी गुड्स बनाने में हेल्प करता है और क्वालिटी गुड्स शेड्यूल टाइम में देने में मदद करता है। सिंपल सा चीज है। इफेक्टिव कॉस्ट इंश्योर करता है कॉस्ट रिडक्शन, इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन इंश्योर करता है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, और टू प्रोड्यूस माने सही गुड्स बनाता है कम दाम। बस इतना में से 6-7 पॉइंट आपको याद रखना, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट इनफ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एग्जाम में आया हुआ ये पहला क्वेश्चन है और दिसंबर 2018 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस, ये फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का स्टेप क्या है, ये फंक्शन होगा FUNC, ठीक है। फंक्शन क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का बोलना क्या चाहता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या क्या स्टेप होता है, किस स्टेप के बाद क्या करेंगे, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना चाहता है तो वह क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा, वही चीज बोलना चाहते हैं। तो सिंपल सा देखिए, लॉजिकली चीज को समझिए। सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी काम करे तो हम उसका रूटीन बनाते हैं कि ये काम हम करेंगे, माने ये हमको व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क डन कहाँ पर करेंगे, इसका सिंपल सा आगे समझा रहे हैं, उसको समझिए। आगे हम रूटीन बनाएंगे, रूटीन बनाने के बाद हम उसका टाइमिंग फिक्स करेंगे कि किस समय क्या काम करना है, तो उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक हर आदमी को उसका उसका जॉब दे देंगे, उसको बोलते हैं लोडिंग। और उसके बाद क्या होता है, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मतलब प्रोडक्शन, माने प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया जाए और माल बन जाए और डिलीवर हो जाए। उसके बाद फॉलो अप करेंगे कि कस्टमर को सही चीज मिला या। अब देखिए हम इसको पढ़ा रहे बुकिश लैंग्वेज में, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, रूटीन। रूटीन बनाएंगे, मतलब रूटीन डिटरमाइन व्हाट वर्क मस्ट बी डन वेयर एंड हाउ। रूटीन डिटरमाइन करता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है और कहाँ करना है। सबसे पहले रूटीन बनाएंगे काम का, ये काम करना है हमको, कहाँ करना है, कैसे करना है, एक रूटीन बनता है। उसके बाद क्या, शेड्यूलिंग करते हैं, मतलब डिटरमाइन द टाइम नीडेड टू कंप्लीट ए टास्क। it determine the starting and completion time for every activity, मतलब कहाँ से काम स्टार्ट करें, उसका टाइमिंग फिक्स करना। शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब है टाइमिंग फिक्स करना, काम का स्टार्ट यहाँ से होगा, एंडिंग यहाँ से होगा। तो सबसे पहले रूटीन बना, उसके बाद शेड्यूलिंग हुआ, उसका टाइम बना, उसके बाद असाइन जॉब टू द वर्क सेंटर और मशीन। लोडिंग हुआ मतलब काम दे दिया गया, काम सौंप दिया गया वर्क सेंटर, समझे। और डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर इज गिवन। डिस्पैच मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिया गया और कस्टमर को आप माल डिलीवर भी कर दीजिए, डिस्पैचिंग में आ जाएगा। उसके बाद फॉलो अप करेंगे कस्टमर को माल मिला या नहीं। सिंपल सा रूटीन होगा। उसके बाद उस देखिए रूटीन बनाएंगे, क्या काम करना है वो डिसाइड करेंगे, उसका शेड्यूलिंग करेंगे, किस टाइम में करना है वो डिसाइड करेंगे, लोडिंग करेंगे मतलब वर्क सेंटर को काम दे देंगे, डिस्पैचिंग मतलब प्रोडक्शन करके डिलीवर हो जाएगा, और लास्ट फॉलो अप लिया जाएगा कि काम हुआ या नहीं। सिंपल सा 5 पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में आया है। जो करा रहा है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, डिटरमाइन द स्टार्टिंग टाइम एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ एवरी एक्टिविटी, एवरी वर्क। शेड्यूलिंग क्या होता है, हर एक
काम का टाइम फिक्स कर देता है, मतलब इस टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। जैसे जो काम 8 घंटा का है वो 8 घंटा में हो जाना चाहिए, उसमें 9 घंटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम फिक्स कर देगा तो काम 8 घंटा में हो जाएगा। तो इससे ऑब्जेक्ट क्या, उससे फायदा क्या हुआ आप बताइए। यदि आप कोई चीज का टाइम फिक्स कर दिए तो उससे क्या हुआ, आइडियल टाइम जो हुआ वो नहीं, काम टाइम से ही हो गया, टाइम बर्बाद नहीं हुआ। तो सिंपल सा ये समझ में आया कि टाइम बर्बाद नहीं हुआ, ये समझ में आया। तो टाइम बर्बाद नहीं हुआ मतलब हमने लेबर का सही यूटिलाइजेशन कर लिया और जितना प्रोडक्शन होना चाहिए एफिशिएंट प्रोडक्शन कर लिया। अब देखिए मैं इसका जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, टू रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ लेबर टू रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ मशीन। यदि आपने शेड्यूलिंग कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, तो इससे आइडियल टाइम एकदम कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो किसका, लेबर का भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ और मशीन का भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ। तो रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ मशीन, मशीन का टाइम को भी कम कर दिया, जितना होना चाहिए उतना ही हुआ, और लेबर का भी आइडियल टाइम यानी बर्बाद टाइम लेबर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि टाइम फिक्स था काम के लिए। टू फिक्स डिलीवरी डेट ऑफ द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डिलीवरी डेट फिक्स कर दिया गया, शेड्यूलिंग टाइम, यदि आपका टाइम माने जॉब आप टाइमली कंप्लीट कर देंगे तो प्रोडक्ट को डिलीवर भी कर देंगे। तो इसलिए बहुत जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का ये डिलीवरी टाइम को फिक्स कर देता है। टू फिक्स डिलीवरी डेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट यदि आपने फिनिश प्रोडक्ट का डिलीवरी डेट भी फिक्स हो जाता है, सिंपल सा पॉइंट है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन, यदि सही से प्रोडक्शन होगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। टू इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, 2 पॉइंट बनाएगा इसे, टू इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, और दूसरा पॉइंट होगा टू इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। चार तो देखिए मशीन और लेबर से आप 4 पॉइंट बना सकते हैं, कौन सा, रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ मशीन, रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ लेबर, ये 4 पॉइंट। 2 पॉइंट और, टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन माने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, टू इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। ये 4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। आइडियल टाइम जो है लेबर का कम हो जाएगा, आइडियल टाइम मशीन का कम हो जाएगा, और बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा लेबर का और बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा मशीन का। 4 पॉइंट आपको ऐसे हो गया। और क्या होता है, टाइमली चीजें होने से प्रोडक्शन को बढ़ाया देगा, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ये 5 पॉइंट आपको सिंपल तरीके से याद हो गया, बाकी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, इस 3 पॉइंट के आगे कुछ नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ आएगा प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब आपको पता है, ऑप्टिमम टास्क साइज, 3 पॉइंट है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड ऑप्टिमम सीक्वेंस। चीज को समझिए, बहुत सिंपल सा, आप लॉजिकली इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए सिंपल सा शेड्यूलिंग मतलब आपको समझ में आ गया कि टाइम, कोई चीज का भी टाइम का प्रॉपर सेटिंग कर देना, मतलब टाइम आप किसी भी काम का टाइम फिक्स कर देंगे तो उस टाइम से एकदम स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, मतलब उस टाइम में आप अच्छा से काम कर पाएंगे, मतलब टाइमली आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, माने स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम किसी भी चीज का फिक्स कर देना, कोई भी एक्टिविटी का। तो यदि आपका टाइम फिक्स होगा तो ऑप्टिमम मतलब बेस्ट टास्क साइज हो जाएगा, मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन, उतना यूनिट में प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिए, प्रोडक्शन प्लान आपका अच्छा से अच्छा हो जाएगा और ऑप्टिमम सीक्वेंस, सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना, उससे ज्यादा आपको याद रखना नहीं है। शेड्यूलिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए कि उसके कारण ये चीज होता है, प्रिंसिपल इस पे बेस होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो जून 2019 में आया, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। ये सिर्फ टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल का क्वेश्चन आएगा और जो चीज जहां यूज होता है बस उसको याद रखना है। देखिए जैसे ब्लॉक कंट्रोल टेक्सटाइल और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है बस, फ्लो कंट्रोल कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होता है, बस इतना ही याद रखना है। ब्लॉक कंट्रोल टेक्सटाइल और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्लो कंट्रोल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंडस्ट्री मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री जो रहेगा उसमें यूज होगा। लोड कंट्रोल बोटल नेक, जहां पर बोटल नेक का सिचुएशन आ जाएगा वहां पर लोड कंट्रोल को यूज करेंगे। ऑर्डर कंट्रोल इंटरमीडिएट इंडस्ट्री में यूज होता है, बस इतना ही याद रखना है। स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस, जो यदि कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तब यूज होगा। बैच कंट्रोल यूज फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, बस इतना इंडस्ट्री का नाम याद रखना और उससे ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही पूछता है, इसीलिए पूछ रहे एग्जाम में। ब्लॉक कंट्रोल नाम याद रखेंगे, ब्लॉक कंट्रोल कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल या प्रिंटिंग इंडस्ट्री, काम खत्म। फ्लो कंट्रोल कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री, बस
लोड कंट्रोल बोटलनेक, जहां पर बोटलनेक सिचुएशन आ जाएगा वहां यूज करेंगे। ऑर्डर कंट्रोल इंटरमीडिएट इंडस्ट्री में, बस इससे ज्यादा नहीं। स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, जहां पर कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे वहां पर यूज होगा, काम खत्म। बैच कंट्रोल फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है, बस इससे ज्यादा जानने का दरकार नहीं है इस क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉजिकली जानना। ये आपका ब्लू किया हुआ है, जो रेड है आपको पढ़ना है, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और एक बार नहीं दो बार आया। ठीक है, टाइम स्टडी क्या होता है? डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द जॉब। एक जॉब कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए उसका एक तो स्टैंडर्ड टाइम निकालता है। टाइम स्टडी में वही पढ़ते हैं कि जॉब का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो निकाला जाता है। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बाय क्वालिफाइड वर्कर, माने एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा वर्कर जो एक काम को करेगा, जितना टाइम लगेगा उसी को स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। क्वालिफाइड वर्कर, किसी टाइम को करने में जो टाइम लगता है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो टाइम स्टडी क्या चीज डिटरमाइन करता है? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब। जॉब का स्टैंडर्ड टाइम को निकालने को ही टाइम स्टडी बोलते हैं, बस उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। मोशन स्टडी इसलिए इतना पढ़ा रहे कि इतना याद रहेगा, आप सुन लेंगे और एग्जाम में आप लिख पाएंगे। ठीक है, मोशन स्टडी ये एक तो इट इज अ पार्ट ऑफ द टाइम स्टडी, ये एक प्रकार का टाइम स्टडी है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इन मोशन स्टडी वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मूवमेंट और डिफरेंट मोशन, माने वर्कर लोगों का मूवमेंट को देख के वर्क को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या चीज स्टडी करता है? इन मोशन स्टडी वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोशन, डिफरेंट मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट के बेसिस में काम को डिवाइड किया जाता है। तीसरा, इन मोशन स्टडी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ये वर्क इज डिटरमाइंड बाय मोशन एनालिसिस। मोशन स्टडी में मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ वर्कर का एनालिसिस किया जाता है। क्या याद रखना है मोशन स्टडी में? सिर्फ इतना याद रखना है, यह एक प्रकार का टाइम स्टडी है, इसमें मोशन को एनालिसिस किया जाता है, वर्कर लोगों का मूवमेंट को एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस में काम डिटरमाइन किया जाता है। वर्क इज डिटरमाइन होता है मोशन एनालिसिस के बेसिस पे। मोशन एनालिसिस मतलब मूवमेंट ऑफ द वर्कर, काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी, तीन प्रिंसिपल है, बस तीन प्रिंसिपल का नाम याद रखिएगा। इफेक्टिव यूज ऑफ द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है, जो वर्कर है, उसका इफेक्टिव यूज होगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस का अच्छा अरेंजमेंट होगा, और अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट या टूल होगा। तो अरेंजमेंट दो चीज का होगा, वर्क प्लेस और मशीन का, और इफेक्टिव यूज होगा ऑपरेटर का। बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। वर्क स्टडी ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिए खाली, वर्क स्टडी क्या होता है। देखिए वर्क स्टडी सिंपल सा चीज है, इसको समझिएगा, खाली सुन लीजिए, आपको याद हो जाए। वर्क स्टडी aims at finding the best and most efficient way of using the available resources। मतलब वर्क स्टडी में अपने जो रिसोर्सेस है उसको किस तरीका से बेस्ट यूज किया जाए वो निकालते हैं। रिसोर्सेस मतलब मेन मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो वर्क स्टडी इज द स्टडी ऑफ रिसोर्सेस। In work study we determine how we most efficient way of using the resources, मतलब we determine most efficient way of using the available resources। सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क स्टडी रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस को माने यूज करने का, जो बेस्ट यूज करने का तरीका निकाला जाता है वर्क स्टडी में, बस इतना ही याद रखना। अब देखिए मेथड स्टडी, कल चीजों को समझिए। मेथड स्टडी क्या है? डेवलप एंड install develop and install an easy efficient and effective procedure for doing the same job at minimum cost। मतलब एक ऐसा तरीका आप डेवलप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिसके कारण वो जो काम कर रहे हैं वो सेम काम ही करेंगे लेकिन कम प्राइस में हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा। तो सेम जो मैंने तो नया तरीका निकालना जिसके कारण उसी काम को करना एक एफिशिएंट तरीका से करना और कम खर्चा में करना। तो कम खर्चा कब होगा कि अननेसेसरी मोशन को, अननेसेसरी मूवमेंट को आप हटा देंगे तब। तो दिस इज अचीव बाय एलिमिनेटिंग, मतलब हटा देना अननेसेसरी मोशन इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। अननेसेसरी वर्क जो इन्वॉल्व है ऑपरेशन में उसको हटा देंगे, आइडियल टाइम को हटा देंगे, तो सही मतलब अपना कॉस्ट भी बच जाएगा और सही तरीका से एफिशिएंट वे में काम भी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, देखिए अब आ जाता है जॉब इवैल्यूएशन। पॉइंट्स को पढ़िएगा, याद हो जाएगा। जॉब इवैल्यूएशन इज द रैंकिंग ऑफ एसेंशियल वर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जॉब सो दैट रेलेवेंट वेजेस आर फिक्स्ड फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। मतलब क्या होता है देखिए इसमें,
ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है ये, ठीक है। देखिए जॉब इवेल्युएशन में जो आदमी काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, उसका जॉब को रैंक कर देंगे, वेट दे देंगे, ठीक है। और उसके बेसिस में जिसका ज्यादा वेट होगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, जिसका कम वेट होगा उसको कम सैलरी मिलेगा, मतलब जिसका ज्यादा रैंक होगा। तो काम को रैंक कर दिया जाता है, उसके बाद उसके बेसिस में उसका सैलरी निकाल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन इज द रैंकिंग ऑफ एसेंशियल वर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जॉब, मतलब वर्क को रैंक कर देना, उसके बाद उसके बेसिस में सो दैट रेलिवेंट वेजेस आर फिक्स, उसके बेसिस में सैलरी फिक्स कर दिया जाता है। तो इतना ही याद रखना है, जॉब इवैल्यूएशंस में वर्क को रैंक कर दिया जाता है, काम को रैंक कर दिया जाएगा, जिसका अपर लेवल का काम होगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, जिसको लोअर लेवल का काम होगा उसको कम सैलरी मिलेगा, वह डिटरमाइन हो जाता है। बस स्टेप क्या है, प्रिपेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, जॉब को डिस्क्रिप्शन करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर है, अकाउंटेंट है, एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालिसिस किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा, इसी तरह बात है। मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब बनाएंगे, पहले उसको एनालिसिस करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे, सिंपल सा 3 स्टेप से याद रखिएगा। और एक लास्ट ये सिर्फ समझ लीजिए, प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड जो ग्राफिकल ग्राफ को यूज करके बनाया जाता है, और सिंप्लेक्स मेथड जिसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट यूज किया जाता है, ग्राफिकल नहीं है, नॉन ग्राफिकल मेथड है, याद रखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन अच्छा से याद रखिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि मेरा सारा क्लासेस चाहिए, मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1000 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, 900 प्लस पोस्ट कर चुके हैं, सिर्फ रिमेनिंग 78 के आसपास बचे हुए हैं। यदि आपको चाहिए OMSN का सारा क्लास तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लेवल 2 पर जाके, ठीक है। और साथ में मैं आपको लॉ एंड एथिक्स की सारी क्लासेस दूंगा, IDT की सारी क्लासेस दूंगा, ऑडिट की भी सारी क्लासेस दूंगा। थैंक यू।